से आता है? गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कितना रेवेन्यू देगी इसके बारे में कंसीडर करने के तुम्हारा एक है आर्टिकल 280, ठीक है। इसके तहत वित्त 5 साल में वित्त आयोग गठित होता है। क्या होता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी जो चल रहा, अभी जो मतलब कि अभी जो वर्तमान में कार्यरत है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। कौन सा? 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक ना। इससे पहले 14th फाइनेंस कमीशन खत्म हो चुका, ठीक ना। वो अपना रिकमेंडेशन दे चुका, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन के मतलब जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी। और अभी के जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके मतलब कि चेयरमैन कौन है? एनके सिंह, ठीक है। तो ये रिकमेंड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देना चाहिए। एक रिकमेंड करती है, ये देती नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है कि भाई आपको इतना पैसा देना चाहिए, रिकमेंडेशन देती है, ठीक है ना। क्लियर है चीज? समझ में आ गया आपको? पहले था तुम्हारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 32% देगी, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया? 42%, 14th फाइनेंस कमीशन के तहत। क्लियर हो गया चीज? समझ में आएगा आपको? क्लियर? अब कुछ देख लो यहाँ, अब समझो बात को, हल्का समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पहला हम लोग आते हैं कुछ कमीशन के बारे में ध्यान से देखें। देखो पहले हम लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का बात करते हैं, ठीक है। यूपीएससी आर्टिकल 315 के तहत क्या गठित किया गया? यूपीएससी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। देखो ये जो संविधान को चलाना है, ठीक है, संविधान को चलाने के लिए हम लोग आयरन फ्रेम की आवश्यकता है, ठीक है। आयरन, देखो सरकार जो है, सरकार तो मतलब आती जाती रहती है, 5 साल में आना है जाना है, सरकार को आना है। तो परमानेंट गवर्नमेंट कौन होती है? जो हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोक सेवक हैं, क्या है? लोक सेवक हैं, वो परमानेंट, ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट है, ठीक है। वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो तकनीकी ज्ञान उनको उतना ज्यादा नहीं होता। तो यही जो यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं, जो लोक सेवक, वो उनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, हर चीज ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि मंत्री जो है ना, वो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जनता को क्या चाहिए, कि जनता को कैसे क्या चीज मिलना चाहिए, मस्तिष्क का काम है। और मस्तिष्क कौन है? ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। लोक सेवक कौन है? लोक सेवक। समझ में आ गया बात को? तो यूपीएससी मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है एग्जाम, ठीक है, कंडक्ट करती है भारत के लोक सेवक के लिए। और ये गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देती है कि ये लोग सिलेक्टेड हैं, आप इनको दीजिए, ठीक है, इनको जिम्मेदारी दीजिए, इनको मतलब जो भी होता है उसके बाद का। तो क्या करते हैं? सिलेक्ट करके रिकमेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेट के लिए अपना अलग होता है और मतलब सेंट्रल के लिए अपना अलग होता है। अगर किसी स्टेट में मान लो कि किसी स्टेट में तुम्हारा मतलब कि उसका कमीशन सही से काम नहीं कर रहा, तो वहां की गवर्नमेंट अगर चाहेगी, वहां का विधानसभा अगर चाहेगी कि भाई यूपीएससी उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करे, तो यूपीएससी वो काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। क्लियर है चीज? समझ में आ गया बात को? तो क्या होता है जब इसमें आएंगे तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। अब देखो आर्टिकल, अब एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 के अंदर क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। यही वो संस्था है जो भारत में मतलब कि इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना। इलेक्शन का सुपरविजन, कंडक्शन सब यही करती है, ठीक है। हर चीज अनाउंसमेंट से कि कब ये होना है, ठीक है, अनाउंसमेंट के बाद से, ठीक है, सब जिम्मा इसके हाथ में होता है, ठीक है। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो यही होती है, ठीक है। जैसे इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दिया कि अब इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, प्रोटोकॉल हो गया, तब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब कुछ कंडक्ट करती है, ठीक है। क्लियर है चीज? स्टेट में जो स्टेट का भी जो विधानसभा का चुनाव होता है, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है, ठीक है। लेकिन स्टेट में जब मतलब पंचायत का चुनाव होता है तो कौन करती है? वहां का स्टेट कमीशन, ठीक है। क्लियर? बाकी मतलब वहां का विधानसभा का चुनाव हो या कुछ भी हो, प्रेसिडेंट का चुनाव हो, सब मतलब तुम्हारा यही करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है चीज? समझ में आ गया बात को? इसके बारे में जब डिटेल से पढ़ा जाएगा तो डिटेल से बात किया जाएगा, ठीक है। अब आगे, ठीक है। अब देखो कुछ चीज समझते बात को। देखो हम लोग के संविधान में कुछ चीजें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो आ जाओ कि भारत का राजभाषा क्या है, भारत का राजभाषा क्या है, तो भाग इतना याद रखना, भाग 17,
भाग 17 करें, ठीक है। भारत का राजभाषा, भारत का राजभाषा, भारत का राजभाषा, देखो आर्टिकल 343 से स्टार्ट होता, आर्टिकल 343 से, ठीक है। देखो भारत का राजभाषा किसके बारे में समझो। देखो भारत का ना नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है कोई बात कर नेशनल लैंग्वेज। देखो किसी भी देश का नेशनल लैंग्वेज वो होता है जहां पे उसके सुप्रीम कोर्ट उस भाषा में काम करती है, ठीक है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट किस भाषा में बात काम करती है, इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में काम नहीं करती है, इसलिए भारत का नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं हो सकता। मेन रीजन टेक्निकल रीजन ही है, ठीक है। और दूसरा चीज की भारत में जितनी भी भाषा है ना, भारत में उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, अनुसूचित भाषाएं, अनुसूचित भाषाएं। वो कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है, ठीक ना। तो हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, तमिल हो गया, सबका इक्वल इंपोर्टेंस है। पंजाबी का सबका क्या इक्वल इंपोर्टेंस है। ठीक है कि हिंदी ज्यादातर लोग बोलते हैं, हिंदी ज्यादा पूरा ऑल ओवर इंडिया में हिंदी को समझा जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया में हिंदी को लोग समझते हैं, बोलते हैं, ज्यादातर लोग समझ लेते हैं और बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय एक कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट 1965 तक, 1965 तक किस भाषा में बात करेगी, इंग्लिश में काम करेगी। लेकिन आस्ते आस्ते तुम्हारा मतलब कि उसको हिंदी को डेवलप किया जा रहा, और हिंदी को डेवलप किया गया, जितना हो सका डेवलप किया जा रहा। लेकिन ये संभव नहीं हो सका कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हिंदी में काम कर सके, ठीक है। और जितने भी देश में वर्नाकुलर लैंग्वेज है सब इक्वल इंपोर्टेंस का, सबका जितना हिंदी का इंपोर्टेंस है उतना ही तुम्हारा तमिल का इंपोर्टेंस है, उतना ही पंजाबी का, उतना ही बंगाली का, उतना ही उड़िया का, हर लैंग्वेज का उतना ही इंपोर्टेंस है, मलयालम का, हर लैंग्वेज का। क्लियर, समझ में आ गया बात को। गुजराती का, हर लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज है, सबका इक्वल इंपोर्टेंस है, ठीक है। हर लैंग्वेज का अपना इक्वल इंपोर्टेंस है, ठीक है। इसलिए भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं हो सकता। हाँ, हिंदी को डेवलप किया जाए और जब सर्वसम्मति हो, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, तभी जाके भारत का नेशनल लैंग्वेज हिंदी बनाया जा सकता है। नहीं तो सब जो लैंग्वेज है शेड्यूल्ड लैंग्वेज और सब इक्वली इंपोर्टेंस है। हर लैंग्वेज को हम लोग को सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है। हर लैंग्वेज को हम लोग उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जितना हम लोग अपने मदर लैंग्वेज को, मदर टंग को सम्मान देते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज, समझ में आ गया बात को, क्लियर है चीज, ठीक है। इसके बारे में अब देखो भाग 18, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन लाया गया। क्या है, आपातकालीन व्यवस्था। भाग 18 में क्या लाया गया, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन व्यवस्था, ठीक है। देखो कहने का मतलब किसी भी देश में कभी भी आपातकालीन पोजीशन आ सकता है ना, किसी भी देश में, तो उसको उससे लड़ने के लिए, उसको संभालने के लिए कुछ प्रोविजन बनाया गया, ठीक है। तो हम लोग के संविधान में भी कुछ है, ठीक है, कि अगर किसी कारण से कुछ आपातकालीन इमरजेंसी पीरियड आ जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है ना। तो इसमें 3 मेनली प्रोविजन है, ठीक है। पहला है आर्टिकल 352। अगर देश के अंदर ही कुछ मतलब वायलेंस हो जाए, देश के अंदर ही वायलेंस हो जाए, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं किसके, आर्टिकल 352 में मेंशन है कि कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगला है तुम्हारा आर्टिकल 356। देखो अगर कोई स्टेट है, ठीक है, मान लो उस स्टेट का जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट को बोल दे कि इस राज्य का जो सिस्टम है, इस राज्य को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चलाया जा सकता, ठीक है, संवैधानिक तरीके से देश राज्य का सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता, राज्य की सरकार को नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो उस समय आर्टिकल 56 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इंपोज कर देगी, वहां प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। क्लियर है चीज, तो ये आर्टिकल 56 के तहत है। अगला है तुम्हारा आर्टिकल 52। देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 360, ठीक है। अगर मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय आपात, इसको क्या बोलते हैं, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना, वित्तीय आपात। इस केस में देखो अगर मान लो किसी कारण से मतलब कि इंडिया में कुछ किसी कंट्री में मान लो मतलब अगर अब वित्तीय आपात आ गया, तो इसको हैंडल करने के लिए सरकार कुछ फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, या कुछ भी मतलब किसी का बहुत आर्थिक कार्रवाई बहुत ज्यादा कर सकती है, ठीक है। आर्थिक जो कार्रवाई बहुत ज्यादा कर सकती है, ठीक है, आर्थिक कदम उठा सकती है, ठीक है, देश हित में, नेशनल हित में। समझ में आ गया बात को, क्लियर है जी। अब आगे, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो संविधान तो बन गया, और संविधान में समय के साथ चेंज भी होते हैं, बदलाव भी होते रहते हैं, संविधान में समय के साथ बदलाव भी होते रहते हैं, ठीक है, बदलाव जरूरी भी है।
कोई भी चीज रुका हुआ रहे तो वो हमेशा सही नहीं हो सकता, ठीक है, समय के साथ उसको बदलना जरूरी है। नेचर प्रकृति का एक नियम है कि निरंतर बदलाव होना जरूरी है, निरंतर बदलाव होता रहता है, ठीक है। तो देखो संविधान में कुछ ऐसी चीज है जहां मतलब लगता है कि चेंज करना, तो उसको हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अमेंडमेंट। तो देखो संविधान के भाग 20 में, पार्ट 20 में तुम्हारा क्या है? अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। क्लियर हो गया चीज? समझ में आ गया बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है चीज। अब कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो हम लोग जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसा, इंडियन स्टेट कैसा, हम लोग का फेडरल फॉर्म है। कैसा? फेडरल फॉर्म है, ठीक है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। दोनों का क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पावरफुल है, स्टेट के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, क्योंकि हम लोग का फेडरल सिस्टम कैसा है? होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम क्या होता है आगे बताया जाएगा, ठीक है, इस चीज को आगे बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग का, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं मतलब कि पॉलिटी का, राज व्यवस्था का, ठीक है। तो जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविजन लिखे हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको लागू किया जाए, यही कराता है तुम्हारा पॉलिटी, ठीक है, क्लियर सी। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या चाहते हैं, इंडियन सिटीजन को क्या देना चाहते हैं, हम लोग ये नेशन कैसे ग्रो करना चाहते हैं, कैसे विकास करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग प्रेम्बल में जो प्रस्तावना है उसमें हम लोग इस चीज को मेंशन किए, ठीक है। प्रेम्बल में इस चीज को, प्रस्तावना में हम लोग इसी को मेंशन किए कि हम लोग चाहते क्या है, एज ए नेशन हम लोग कैसे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए कैसे कदम बढ़ाएंगे। समझ में आ गया बात को? तो भारत का जो प्रस्ताव, संविधान का जो प्रस्तावना, उसमें ये चीज मेंशन किया गया है, ठीक है, इस चीज को मेंशन किया गया है। प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी प्रेम्बल, प्रेम्बल इसमें मेंशन है। देखो भारत का संविधान स्टार्ट हुआ, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। हम लोग भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक मतलब क्या है? जहां डेमोक्रेसी हो, जहां जनता चुने सरकार को। गणराज्य मतलब कि भारत का जो मतलब हेड है, जैसे प्रेसिडेंट, वो वंशवादी रूप में नहीं होगी, ठीक है, उसको जनता चुनेगी 5 साल के लिए, ठीक है। इसका मतलब है लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। और भारत कैसा होगा? समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, सब कुछ भारत में है, ठीक है। और हम लोग बंधुता लाना चाहते हैं, सभी को हम लोग चाहते हैं जितना सिटीजन सब मिलकर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, हम लोग क्या? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाजवाद, ठीक है। और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं कि आर्थिक विकास ऐसा हो कि सबको मतलब आर्थिक लाभ मिले, सब कोई अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके, गरिमापूर्ण जीवन जी सके, ठीक है। ये संविधान में प्रस्तावना में मेंशन है। तो प्रस्तावना में मेन उद्देश्य है कि हम भारत के लोग, हमारे संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? हम भारत के लोग से, ठीक है। और कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं जहां समाजवाद हो, धर्मनिरपेक्ष हो, पंथ निरपेक्ष हो, ठीक है। हम लोग आर्थिक प्रगति ऐसा करें कि सभी को मतलब सबको समान अवसर मिले और सबको गरिमापूर्ण लाइफ जी सके, और हम लोग में आपस में बंधुता स्थापित हो सके, ठीक है, क्लियर है? प्रस्तावना समझ में आ गया आपको? अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में ऐसे चले जाते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा डिसीजन देता है जो हमेशा मील का पत्थर साबित होता है, ठीक है। तो 1973 में एक मामला आया था, केशवानंद मामला, ठीक है, केशवानंद मामला। वो क्या होता है डिटेल से बताएंगे, ठीक है। उस समय संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि एक कंसेप्ट दिया, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मूलभूत ढांचा, ढांचा लिखा हो, मूलभूत ढांचा या संरचना, कुछ संरचना, ठीक है, मूलभूत संरचना, संविधान की मूलभूत संरचना, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखो संविधान में अगर चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, कहीं भी चेंजेस कर सकते हो, चाहे वो प्रस्तावना हो चाहे कहीं भी चेंजेस कर सकते हैं संविधान में, ठीक है। लेकिन इससे ऐसा चेंजेस मत करना है जिससे भारत के संविधान के मूलभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डैमेज हो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोले सुप्रीम कोर्ट? देखो पहला बोला कि
सर्वोच्च है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से बोलो, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता भी एक तरह बोल सकते हो, ठीक ना। ठीक है। सेकंड क्या, कि जो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद सत्ता उससे छेड़छाड़ नहीं होना, ठीक है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियों का विभाजन है, जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 50 में दिया हुआ, आर्टिकल 50 में, ठीक है, आर्टिकल 50 में इस चीज को मेंशन है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन। और जो हम लोग को संघीय ढांचा, संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम दैट इज फेडरलिज्म, ठीक है, इस पे अटैक नहीं होना है, इस पे अटैक नहीं होना है, ठीक है। ये सब ऐसा बहुत सा बोले तो सुप्रीम कोर्ट बोला जैसे जैसे हमारे साथ मामला आते जाएंगे, कुछ मामला आते हैं, हम बताते जाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। क्लियर चीज, तो ये सब के बारे में बोले कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी कारण से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया बात को। तो राज्य व्यवस्था में इसी चीज है। तो अगले वेडनेसडे से राज्य व्यवस्था तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जीरो से हम लोग चलेंगे राज्य व्यवस्था, आज तो इंट्रोडक्शन था, अगले क्लास में जीरो से आगे बढ़ेंगे और पूरा राज्य व्यवस्था को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि तुम लोगों को एक चीज पूरा समझ में आया होगा, आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगले क्लास में वेडनेसडे में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।